इस कहानी की शुरुआत में हम एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कुछ टेंट्स को देखते हैं, जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत डरा होता है और उसके सामने कुछ लाशें डली होती हैं और उसके चारों ओर हम येलो डस्ट को भी देखते हैं। तभी उसके सामने एक शैडो आती है जिसके हाथ में तलवार थी और वो उसे जंगलों में खींच के ले जाती है। जिसके बाद हम उसी लड़के की लाश देखते हैं जिसे कुछ लोग देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये वाला रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्यों आया था। खैर यहाँ पर विक्टिम है तो हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इन पैर के निशानों को देख के तो लगता है ये बड़ा वाला है, चलो जल्दी शुरू करते हैं, इससे पहले हमें ओवर टाइम करना पड़े। तभी उनके चारों ओर भी येलो डस्ट आ जाती है जो देख के वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं और उनमें से एक लड़की चाकू निकालकर अपने हाथ में ही कट कर लेती है जिससे खून निकलने लगता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ एक तलवार में बदलने लगा है। तभी एक लड़की शैडो की तरफ इशारा करके बताती है कि वो यहाँ पर है। वो लड़की कहती है मैं इसे संभालती हूँ और वो उससे लड़ने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम उस लड़की के कपड़े देखते हैं जिससे हमें पता चलता है वो किसी टास्क फोर्स से है। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि टॉयलेट में बैठा बहुत नर्वस हो रहा होता है। तभी वो खुद को शांत रखने के लिए दवाइयां खाता है जिसे वो पहले ही कई बार खा चुका है। पर तभी वहाँ खिड़की पे एक बर्ड आ जाती है जिसे देखकर भी हमारा एमसी बहुत बुरी तरह डर रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को शांत कर लेता है। जिसके बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है गंगा आइलैंड में 4 लोग मिसिंग हो गए हैं जिनके साथ क्या हुआ हमने पहले सीन में ही देख लिया है। जिसके बाद हमारा एमसी अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम है मारू और मैं 29 साल का हूँ। आम लोगों की तरह मैंने ही पढ़ाई की और ग्रेजुएशन करने के बाद अब जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैंने 5 साल सिविल सर्वेंट की तैयारी की पर चारों बार मैं फेल हो गया, लेकिन इस बार मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। तभी इंटरव्यू के लिए उसका नाम बोला जाता है जो सुन के वो काफी घबरा जाता है, पर वो ठान लेता है कि इस बार वो पास होकर जरूर जाएगा, लेकिन वो अभी भी काफी नर्वस था। इंटरव्यूअर पूछता है कि तुम सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो, जिस पर मारू कहता है क्योंकि वो लोगों की सेवा करना चाहता है, पर वो मन में कहता है एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी सैलरी के लिए। इसके बाद इंटरव्यूअर पूछता है तुम क्या करोगे कि तुम्हारे सीनियर कुछ बुरा काम करने के लिए कहेंगे। मारू कहता है मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा, उनके साथ बात करके समस्या का समाधान करूंगा, पर वो मन में कहता है मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, क्या हो गई थी मैं भी किसी लफड़े में फंस गया तो। जिसके बाद इंटरव्यूअर पूछता है तुम्हारे दूसरों के साथ कैसे संबंध है, मतलब तुम दूसरों के साथ कैसे रहते हो। मारू कहता है ये काफी मुश्किल सवाल है, मैं दूसरों से बातचीत नहीं कर पाता। ईमानदारी से कहूँ तो कुछ रीजन के कारण मेरे दूसरों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पर वो मन में कहता है मेरे सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं। इंटरव्यूअर कहता है क्या तुमने क्या कहा, जो सुनकर मारू काफी डर जाता है कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। जिसके बाद वो इंटरव्यूअर पूछता है तुम्हारा सबसे कठिन दिन कौन सा था और तुमने उसे कैसे हैंडल किया। जिस पर मारू कहता है कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं था, पर वो मन में सोच रहा होता है कि आज का दिन ही उसके लिए सबसे कठिन दिन है। जिसके बाद इंटरव्यूअर कहता है हम देखना चाहते हैं तुम किसी समस्या को कैसे हल करते हो। मारू कहता है जो चीज मेरे दिमाग में आती है, एक बार मैं अपने फादर के साथ पहाड़ों में गया था, तभी वो अपने पास्ट को सोचने लगता है जहाँ हम अजीब सी शैडो देख पाते हैं जो देखकर वो अचानक से कोलैप्स कर जाता है। इंटरव्यूअर उसे उठाने की कोशिश करता है पर मारू उसके ऊपर उल्टी कर देता है। जिसके बाद हम उसे के घर पर देखते हैं। मैंने इंटरव्यू को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, ना ही मुझे जॉब मिली ना ही गर्लफ्रेंड और यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी नहीं हैं। क्या मैं दूसरों की तरह कभी एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। तभी उसका डोर नॉक होता है और वो देखने के लिए चला जाता है कौन है। हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ी लेडी खड़ी है जो कहती है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। मारू कहता मॉम आप हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो जॉब पे होना चाहिए था। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कुछ खाना देने आई हूँ, जिसे लेकर मारू काफी खुश हो जाता है कि उसे अब कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। उसकी मॉम बताती है कि वो बस नॉर्मल खाना और वो दोबारा निराश हो जाता है। उसकी मॉम कहती है बहुत अच्छे, क्या तुमने कभी अपने रूम को देखा है, और उसके इंटरव्यू के बारे में पूछने लगती है। जो सुन के मारू फिर से निराश हो जाता है और उसकी मॉम उसका सपोर्ट करती है निराश मत हो, अगली बार अच्छा करना, और उसे कुछ पैसे भी देती हैं। जो देखकर मारू बहुत इमोशनल हो जाता है और पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चला लूंगा, लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसे पैसे दे देती है। तुमने कहा तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो शायद भविष्यवाणी करने वाला सही हो सकता है, मेरी बात सुनो, तुम्हें पहाड़ों में जाने की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं मारू पहाड़ों में आ गया है। यहाँ आए हुए काफी समय हो गया, मैं असल में यहाँ आना नहीं चाहता था, और वो उस पहाड़ के ऊपर जाने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है उसकी मॉम ने उसे पहाड़ों में क्यों भेजा है। उसकी मॉम कहती है मैंने एक भविष्य देखने वाले से तुम्हारी जॉब के बारे में पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें जॉब न मिलने के कारण तुम्हारी पैनिक करने की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे फादर को घर छोड़े 20 साल हो गए, वो कभी वापस नहीं आए। उस भविष्यवाणी करने वाले के हिसाब से तुम्हारे फादर की डेथ उसी पहाड़ में हुई है और अब उनकी आत्मा तुम्हारी कामयाबी का रास्ता रोक रही है, इसीलिए उसके हिसाब से तुम्हें उस पहाड़ में जाना पड़ेगा। अपने साथ शराब भी ले जाना अपने फादर की स्पिरिट को देने के लिए, यही एक तरीका है जिससे तुम्हारा सिविल सर्वेंट एग्जाम निकलेगा। जिसके बाद मारू पहाड़ के ऊपर एक घर में पहुंच जाता है, जिसके अंदर जाते हुए उसे उसके पास्ट के विजन आने लगते हैं, जो सोचकर उसे पेन होने लगता है, पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेता है। चलो इसे जल्दी खत्म करते और यहाँ से निकलते हैं, और वो शराब एक गिलास में भर के आसपास के एरिया में डालने लगता है जिससे वो उसके फादर की स्पिरिट तक पहुंच जाए। डैड मैं आशा करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे, मॉम ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। जिसके बाद मारू कहता है मेरे डैड ने घर छोड़ दिया था और मेरी मॉम ने अकेले मुझे बड़ी मुश्किल से बड़ा किया, इसीलिए उनके लिए माउंटेन स्पिरिट मुझे जॉब पाने में मदद करें। तभी उसके चारों तरफ येलो स्मोक आ जाता है, उसे लगता है कि ये पहाड़ों में लगी आग हो सकती है और वो वहां से निकलने लगता है। नहीं मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कुछ बड़ा हो जाए, सेफ्टी पहले। तभी कोई उसके वर्ड रिपीट करता है सेफ्टी पहले। मारू कहता है ये बस मुझे लग रहा है या फिर किसी ने मेरे शब्दों को रिपीट किया,
और वो येलो डस्ट की तरफ देखने लगता है जहाँ उसे एक शैडो दिखता है। तभी वहाँ की डस्ट हट जाती है और हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसके हाथ में एक नुकीला बांस था और वो मारू के शब्दों को बार बार दोहरा रहा होता है। मारू कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? खैर जो भी हो, ऐसे समय में यहाँ से निकलना ही सबसे अच्छा आइडिया है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वो ज़ॉम्बी अपने बांस को उसके आर पार कर देता है। मारू कहता है क्या मैं यहाँ इस तरह मरने वाला हूँ? मैंने अपना पूरा समय पढ़ाई और पार्ट टाइम वर्क में निकाल दिया और कभी भी एंजॉय नहीं किया, पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? यदि मैं यहाँ पे मर गया तो मुझे जॉब की चिंता नहीं होगी और न ही मुझे लोन वापस देना पड़ेगा। जिंदगी काफी बुरी है, यदि मैं मर भी गया तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसे उसकी मॉम का याद आता है और वो कहता है मैं अभी नहीं मर सकता और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर उसके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। मारू उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो उसे काट लेता है। मारू कहता है ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूँ। तभी उसके मन में कोई खाने के लिए बोलता है जिससे उसकी आंखें पूरी बाइट हो जाती हैं और वो उस डीमन को काट के उसका फ्लैश बाहर निकाल लेता है जिससे उसे अजीब से विजन आने लगते हैं। जिसके बाद कोई उससे बात करने लगता है और उसे लगता है वो मर गया है। तभी कोई उसे दोबारा बुलाता है जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि अभी उसकी डेथ नहीं हुई है। वो बंदा कहता है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अचानक से दो लोगों को सामने देख के मारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसे याद आता है वो मॉन्स्टर वो येलो डस्ट कहाँ पे है, जो सुन के उसके सामने वाला बंदा हैरान हो जाता है। क्या तुमने क्या कहा? मुझे बताओ तुमने क्या देखा? जिस पर मारू बताता है कि अचानक से सभी जगह येलो डस्ट आ गई, जिसके बाद एक मॉन्स्टर आया और उसने मुझ पर अटैक कर दिया। जो सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मारू कहता मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ क्योंकि उसने मेरे पेट पर अटैक किया था। जिसके बाद वो दोनों मारू से दूर अकेले में बात करने लगते हैं। वो आदमी कहता है कल जब डीमन का पता लगाने वाला अलार्म बज के बंद हो गया तो मुझे लगा वो टूट गया है, पर देख के ऐसा लगता है कि उसने उस डीमन को मार दिया। वो लड़की हैरान होकर कहती है भले ही तुम्हें डीमन के ब्लड से पावर मिली है पर तुम उनका यूज तुरंत नहीं कर सकते। पर ये बंदा मारू से कहता है तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? मारू कहता तुम्हारा मतलब कल से क्या है? और वो अपना मोबाइल देखता है जो देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एक दिन हो गया उस डीमन से पटने के बाद मैं पूरे दिन के लिए बेहोश हो गया था और मारू बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो बंदा मारू को देख के कहता है कि वो डीमन से बच गया तो उसके पास जरूर कुछ पावर्स आ गई होंगी। उसके साथ की लड़की कहती है क्या ये उसके लिए अचानक से नहीं होगा? अभी तो वो जानता भी नहीं है आखिर चल क्या रहा है। वो बंदा कहता है चलो हम भी सेम चीज से ही गुजरे हैं। जिसके बाद वो बंदा मारू के पास जाके कहता है तुम बहुत सही समय पे आए हो, अब तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। वो बंदा कहता पर इससे पहले तुम्हारे कपड़े बदलने होंगे। जिसके बाद हम स्पेशल सर्विस गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखते हैं जिसमें नए एम्प्लॉयज की भर्ती हो रही थी और उसमें मारू का नाम भी ऐड हो गया था, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आता मैं अचानक से इस गवर्नमेंट ऑफिशियल की भर्ती में भाग क्यों ले रहा हूँ, मुझे यहाँ क्यों घसीटा गया है। ये काफी अजीब है और इन लोगों के चेहरे ऐसे क्यों दिख रहे हैं, काफी डरावने हैं। तभी वहाँ सियोल हेडक्वार्टर की हेड यू यांग आती हैं जो उन सभी नए एम्प्लॉयज का वेलकम करती है। तभी मारू कहता मुझे माफ करना पर मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ होना चाहिए। यू यांग कहती है नहीं मुझे अभी गंगबा आइलैंड की टीम से रिपोर्ट मिली है तो मैं आज से स्पेशल ऑफिशियल के तौर पे हायर किया गया है, तो मैं आज से स्पेशल ऑफिशियल के तौर पे हायर किया गया है। जो सुन के मारू सोचना पड़ जाता है स्पेशल ऑफिशियल, पर मैंने तो कभी अप्लाई ही नहीं किया। युवांग कहते तुम सभी जानते होगे हमारे स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिशियल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। जैसा कि तुम सभी जानते हो हम जिंदगियों को बचाने का काम करते हैं, इसलिए ये चीज कभी अपनी फैमिली या दोस्तों को कभी मत बताना। यदि तुम ऐसा कर दो तो तुम्हें नेशनल सिक्योरिटी लॉ तोड़ने के लिए सजा मिलेगी। मारू को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आता नेशनल सिक्योरिटी लॉ ये चल क्या रहा है। युवांग कहती है यहाँ बैठे तुम सभी लोग वो लोग हो जिन्हें इस महीने डीमन से पावर मिली है। जब डीमन ब्लड तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है तो बहुत कम चांस रहते कि तुम्हें पावर मिलेगी। मारू कहता है ये सब क्या बकवास चल रही है। तभी उसे याद आता है कि उसे भी एक मॉन्स्टर ने काट लिया था और वो उसका सपना नहीं था। युवांग कहती है किस्मत से डीमन उस पहाड़ पे आते हैं जहाँ लोग नहीं रहते। जब डीमन आता है तब येलो डस्ट आती है। येलो डस्ट की रेंज 1 लेवल से 10 लेवल तक होती है। डीमन 1 लेवल से 10 लेवल तक के होते हैं और जितनी बड़ी लेवल होगी उतना स्ट्रॉन्ग डीमन होगा और येलो डस्ट का एरिया भी उतना ज्यादा होगा। तभी एक रेड नाम का बंदा कुछ पूछता है। युवांग कहती है तुम्हें तो लेवल 7 के डीमन से पावर मिली है ना? मैं आशा करती हूँ तुम अच्छा काम करोगे। रेड कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट करूंगा। जिसके बाद युवांग कहती है और हान मारू तुम्हें तुम्हारी पावर लेवल 1 के डीमन से मिली है और उसकी पावर पूछने लगती है। मारू कहता है शायद अभी भी मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन सी एबिलिटी है। जो सुन के रेड एक स्माइल देता है। मारू मन में कहता वो बेवकूफ अब भी मुझ पे हंसा है ना? वो मुझ पे केवल इसीलिए हंसा क्योंकि उसे लेवल 7 की डीमन से पावर मिली और मुझे लेवल 1 के। खैर ये जरूरी नहीं है, पहले इस अजीब सी जगह से निकलता हूँ। तभी वहाँ पे बेल रिंग होने लगती है। युवांग कहती है बिल्कुल सही समय पे। ये एक वार्निंग है कि डीमन दिखा है। जिसके बाद वो सभी एक माउंटेन में चले
चले जाते हैं। मारू कहता है ये सब क्या चल रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, सेफ्टी पहले। और तभी फिर से चारों तरफ येलो डस्ट आ जाती है। तभी मारू को डस्ट में फिर से एक शैडो दिखती है। क्या उस लड़की का हाथ, क्या वो सही है? तभी वो लड़की उसकी तरफ देखती है, जिसे देख के मारू डर जाता है। जिसके बाद हम एक डीमन देखते हैं जिसे रोकने के लिए उसके सिर पर तलवार घुसा दी गई थी, जिसे देख के मारू बहुत बुरी तरह डर जाता है। तभी वहाँ योयंग आती है, तुम सभी इस तरह क्यों जमे हो, सभी लोग ध्यान दो, चलो अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे येलो डस्ट का लेवल 1 है। ये डीमन भले ही बड़ा दिख रहा हो पर ये सबसे वीक मॉन्स्टर है। चिंता की कोई बात नहीं है, गंगबा आइलैंड के कैप्टन कांग ने इस मॉन्स्टर के सिर पर चाकू घुसा दिया तो ये हिल नहीं पाएगा। वो लड़की मारू को देख के कहती, क्या ये वही आदमी है जिसने अकेले ही कल मॉन्स्टर को हरा दिया था? उसे कौन सी पावर मिली होंगी और उसने अकेले ही कैसे डीमन को हरा दिया, और हराने के बाद उसे इतनी जल्दी पावर कैसे मिल गई? योआंग कहती है अपनी पावर का इस्तेमाल करो डीमन से फाइट करने के लिए। मारू कहता है फाइट? क्या उसका दिमाग खराब है? मैं इस तरह की चीज से कैसे फाइट कर सकता हूँ? और तभी उसे अचानक से फिर से दर्द होने लगता है। मेरी छाती दर्द कर रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, अब मुझे भूख क्यों लग रही है? तभी हम देखते हैं उसके पास कोई मॉन्स्टर आ रहा है जो उसके पास आके खाने के लिए कहता है। जिसके बाद मारू कहता मुझे खाना, और उसकी आंखें चमकने लगती है और वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लगने लगता है। जिसके बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। तभी रेड उसके पास आके कहता है क्या तुम इसीलिए हंस रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है? जिससे मारू अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। मारू कहता है नहीं, मैं बस थोड़ा सा भूखा हूँ। रेड फुल अकड़ में कहता है ये नौसिखिया क्या कहना चाहता है, ये सभी किसी भी काम की नहीं है। मारू कहता वो क्या था, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी योआंग कहती इससे पहले हम तुम्हारी एबिलिटी देखें मैं तुम्हें कुछ बेसिक बताती हूँ। तुम्हें जो ये चारों ओर येलो डस्ट दिख रही है डीमन से आ रही है। डीमन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा डस्ट भी उतनी ही मोटी होगी। येलो डस्ट के अंदर डीमन के पास अच्छी खासी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। इतना ही नहीं, हमें भी हमारी पावर डीमन से मिली है, तो जब भी हम डस्ट के अंदर होंगे हमारे घाव भी हील हो जाएंगे, और यदि हमें कोई बड़ी चोट लगी तो हम मर भी सकते हैं, इसीलिए सावधान रहना। और जब हम येलो डस्ट में रहेंगे तब हम अपनी पावर भी यूज कर पाएंगे, पर एक बार डस्ट हटने के बाद हम बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमंस की तरह हो जाएंगे। तभी रेड सोचता वो कब तक इस तरह बकवास करने वाली है, जो जरूरी है वो है पावर एक्टिवेट करना। और तभी वो खुद को काट की हीलिंग एबिलिटी चेक करने लगता है, जिसका घाव तुरंत ही हील हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और अपनी हाथ की उंगली को तोड़ के डीमन के सिर पर लगी ब्लेड को तोड़ देता है। कांग कहती है सभी लोग सावधान हो जाओ। तभी वो डीमन सभी पे अटैक करने लगता है, पर योआंग कांग को रोक देती है, दखल मत दो। कांग कहती है नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगा। योआंग कहती है नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं है। यदि वो इतने बिग मॉन्स्टर को भी हैंडल नहीं कर पाए तो आगे चल के वो मर ही जाएंगे। तभी वो मॉन्स्टर मारू की तरफ देखता है। मारू कहता है क्या वो मुझे क्यों देख रहा है? तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ से एक ब्लेड निकालता है और हान मारू पर अटैक कर देता है, जिससे हान मारू जख्मी हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर दोबारा अटैक करता है। मारू कहता है क्या चल रही है, सब अचानक से कैसे हो गया? तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, पर इससे पहले डीमन मारू पर अटैक कर पाता डीमन को एक कीड़ा पकड़ लेता है, जो कि एक सेंटीपीड डीमन एबिलिटी यूजर था। तभी उस पर होजो डीमन एबिलिटी यूजर अटैक कर देती है और उसकी आधी खोपड़ी उड़ा देती है, जिससे वो दोनों खुश होने लगते हैं कि उन्होंने उसे हरा दिया। लेकिन वो डीमन दोबारा खुद को हील कर लेता है, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो डीमन सेंटीपीड यूजर को अपने पास ले आता है और उसे चोक करके खाने लगता है, पर इससे पहले वो उसे खा पाता है। रेड अपनी उंगली तोड़ के उस डीमन की गर्दन को मोड़ देता है। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें इन्हें आगे जाने दूंगा? जिसके बाद वो डीमन रेड पे ही अटैक करने लगता है, लेकिन रेड अपने हाथ को तोड़ के उस डीमन के सिर को ही अलग कर देता है। यदि तुम डस्ट रोकने के लिए इसके सिर को काट दो तो ये मर जाएगा। और ये देखकर कुछ लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तभी कांग रेड से कहती है तुमने ही मेरे ब्लेड को तोड़ के उस डीमन को फ्री किया है ना? तुम सभी को खतरे में डाल रहे थे। रेड कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उस ब्लेड को नहीं तोड़ा। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? कांग कहती है चलो तो फिर पता लगा लेते, तुम मेरे ब्लेड को तोड़ सकते हो या नहीं। तभी योयांग उन्हें रोक देती है, तुमने पहले बार के हिसाब से काफी अच्छा किया, पर क्या कोई यहाँ पे नहीं है? और हम रेड को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग गया है। मैं अचानक से स्पेशल सिविल सर्वेंट बन गया और मुझसे डीमंस को खत्म करने के लिए कहा जा रहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इसी से मैं जिंदा रह पाऊंगा। पर तभी वो चलते चलते रुक जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ बहुत बड़ा आ गया था। दूसरी तरफ योयांग कहती है सच में जब हम डीमन पे फोकस कर रहे थे तब वो भाग गया, वो स्पेशल सिविल सर्वेंट बनने के लायक नहीं है। कांग मन में सोचती है वो क्या था, ये मुझे लग रहा है या फिर उस डीमन ने जानबूझकर नए बंदे को ही टारगेट किया था। योयांग कहती है चलो चलते हैं और किसी से उस नए बंदे को ढूंढने के लिए कह देंगे। कांग कहती है पर क्या आपको अजीब नहीं लग रहा, डीमन खत्म हो गया पर येलो डस्ट अभी भी नहीं गई। योयांग कहती है तुमने सही कहा, मैंने भी अभी इस पे ध्यान दिया। दूसरी तरफ हम मारू को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत बड़ा गेट आ गया था। तभी उस गेट से एक बहुत बड़ा डीमन निकलता है जिसके सिर के चारों तरफ चाकू लगे थे, लेकिन मारू सही समय पर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। मारू मन में कहता है मैं आखिरकार वहां से निकल गया, पर अब भी मुझे ऐसी चीजों से सामना क्यों करना पड़ रहा है। तभी वो उस डीमन को देखने लगता है, क्या वो वहां से चला गया? तभी हम उस डीमन को देखते हैं जो कि ठीक उसके पीछे था। जिसके बाद हम कांग और
चीप को देखते हैं जिनके पास एक बंदा आ गया है। कांग उस बंदे से पूछती है यूसी क्या हो गया। यूसी कहता ऑफिस से कॉल आया है, एक लेवल 3 का राक्षस देखा गया है। ये सुन के चीप बहुत हैरान हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता, राक्षस एक ही एरिया में कभी नहीं आते। तभी कांग पूछती है वो कहाँ पे है। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जो कि उस राक्षस से बच के भाग रहा होता है और भागते भागते गिर जाता है। तभी उसे एक घर दिखता है, मैं वहां पे छिप सकता हूँ, और वो उस घर में जाके छिप जाता है। वो क्या था। जिसके बाद वो देखने लगता है क्या वो राक्षस अभी भी उसे फॉलो कर रहा है, और वो मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे वहां पे भी आ गया था। वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, लगता है मेरी लगने वाली है। और उसके सिर के ऊपर क्या है। तभी उस घर में एक ओल्ड लेडी आ जाती है। दिन के बीच में ही इतने येलो डस्ट क्यों, हमें कुछ भी देख नहीं पा रही। तभी वो राक्षस भी उस लेडी को देख लेता है। मारू कहता वो ग्रैंडमा मुसीबत में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी, पर मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो सोचो। तभी मारू को चीप की बात याद आती है। हम जिन्हें राक्षस से पावर मिली है वो डस्ट में हील हो सकते हैं, पर सावधान रहना, बड़ी चोट तुम्हें मार भी सकती है। मारू कहता मैं जरूर मरने वाला हूँ, क्या ये ठीक नहीं रहेगा यदि मैं किसी अनजान को बचाने के बजाय यहीं छिपा रहूं। सेफ्टी पहले, ऐसे समय में मुझे जिंदा रहना होगा। जिसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कि राक्षस को ध्यान से देख रही होती है, वो कौन है। तभी वो राक्षस भी उनके वर्ड को रिपीट करने लगता है। वो औरत कहती है रुको, मेरी नकल मत करो, पर तभी उसे पता चल जाता है उसके सामने कोई इंसान नहीं, एक राक्षस खड़ा है, जिसे देख के वो बहुत बुरी तरह डर जाती है, क्या है। तभी वो राक्षस अपने सिर पे लगी चाकू से उस पर अटैक कर देता है, जो जाके उस ओल्ड लेडी को लग जाती है। पर तभी हम देखते हैं मारू ने उस लेडी को बचा लिया है और वो सारे चाकू उसे लग गए हैं। वो ओल्ड लेडी कहती क्या तुम ठीक हो, पर तभी मारू गिर जाता और उनसे भागने के लिए कहता है मेरे पास लेवल 1 के राक्षस की पावर क्यों है, ये बिल्कुल मेरी तरह बेकार है, पर क्या ये मैटर करता है, लास्ट में मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैं उस ग्रैंड माँ को भी नहीं बचा पाया। मैं नहीं मरना चाहता, क्या कोई अच्छी पावर वाला आके यहाँ मुझे बचा नहीं सकता। और वो उस ग्रैंड माँ से भागने के लिए कहता रहता है क्या कोई यहाँ आके मुझे बचा नहीं सकता। तभी हम देखते हैं उसका हाथ येलो डस्ट से हील होने लगता है और वो बिल्कुल ज़ॉम्बी में बदल के उस राक्षस पे अटैक कर देता है। तभी कांग को भी उनकी आवाज आ जाती है और वो वहाँ पे आ जाती है और वो बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि मारू उस राक्षस को खा रहा होता है। वो नया लड़का वो कर क्या रहा है। तभी वो राक्षस मारू को पकड़ के दूर फेंक देता है, पर मारू उसका मांस खा लेता है और वो राक्षस चिल्लाने लगता है। कांग कहते उस नए लड़के को उसे काटने के बाद वो राक्षस हील नहीं कर पा रहा, ये सब क्या चल रहा है, नहीं मेरे पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। और वो उस राक्षस पर अटैक कर देती है और राक्षस की चाकू से खुद को काटकर अपने खून से ब्लेड बना लेती है। तभी वो राक्षस अपने चाकू से उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके सभी चाकू को उसकी तरफ ही फेंक देती है और फिर एक ही स्ट्राइक में उसे 2 हिस्सों में काट देती है, जिससे वो राक्षस पूरी तरह खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो उस ओल्ड लेडी से पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर वो ओल्ड लेडी हैरान होकर पूछती है यहाँ पे क्या चल रहा है। कांग कहती है कुछ नहीं, बस जंगली सुअर थे। जिस पर वो ओल्ड लेडी कहती है इस समय सुअर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कांग हमें बताती है येलो डस्ट चढ़ने के बाद नॉर्मल लोगों के माइंड से राक्षस की सारी यादें मिट जाती हैं। जिसके बाद कांग उस लेडी से कहती है चिंता मत करें, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और वो लेडी अपने घर के अंदर चली जाती है। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैंने कभी भी इस तरह की हीलिंग एबिलिटी नहीं देखी। उसका हाथ इतनी जल्दी वापस भी आ गया, क्या तुम सच में लेवल 1 मॉन्स्टर एबिलिटी यूजर हो। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जो कि परेशान हो रहा होता है क्योंकि सिविल सर्विस वालों ने उसे कल से काम करने के लिए बुलाया है, पर वो पुरानी चीजों को याद करके बहुत डर रहा होता है। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो बात अलग है कि मैं एक जॉब ही ढूंढ रहा हूँ, जो होगा कल देखा जाएगा, अभी सोने चलते हैं। और वो सो जाता है जहाँ उसे अजीब से ड्रीम आ रहे होते हैं, जहाँ पे डीमन वापस आओ चिल्ला रहे होते हैं, जिससे अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। वो सब क्या था। तभी वो देखता है कि सुबह हो गई है और खिड़की से बाहर देखने लगता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ पहाड़ों में आग लगी है। जिसके बाद हम उन पहाड़ों में देखते हैं जहाँ एक आग वाला मॉन्स्टर था। अभी वहाँ बॉर्डर राक्षस एबिलिटी यूजर आती है जो उस पर पानी डालने लगती है और आइस एबिलिटी यूजर उसे बर्फ में जमा देता है। वो लड़की कहती है टीम लीडर राक्षस तो रात में नहीं आते ना। जिस पर टीम लीडर कहता अभी बस आग बुझाने में ध्यान दो, ये काफी खतरनाक हो सकती है, जब तक मैं इसे संभालता हूँ। और वो उस जमे हुए राक्षस पर अटैक कर देता है। तभी उस राक्षस को किसी की आवाज सुनाई देती है, उसे मेरे पास लाओ, जिससे वो बर्फ को तोड़ देता है और टीम लीडर पे काफी पावरफुल पंच मार देता है, जिससे टीम लीडर दूर जाके गिरता है और कुछ जगह जल भी जाता है। पर तभी उस राक्षस की पावर और बढ़ने लगती है, क्या वो और पावरफुल हो रहा है। जिसके बाद हमें हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। चीफ पूछती है क्या चल रहा है, जिस पर दूसरी तरफ से एक लड़की आंसर कहती है अभी 20 माउंटेन्स पर राक्षसों ने हमला कर दिया है। चीफ कहती है राक्षसों के हमला करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है, ऐसा 1 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हुआ है, पर क्यों। तभी उन्हें एक दूसरी ब्रांच से कॉल आता है। चीफ कहती है मैं सियोल हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ, क्या हो गया। दूसरी तरफ बोसान ब्रांच का डायरेक्टर बात कर रहा होता है, बड़ी बहन कैसी हो तुम, बोसान घूमने कब आ रही हो। चीफ कहती है ये सब चीजें बाद में, मुद्दे पे आओ। और वो बता देता है कि वो गेट 3 दिनों से अभी तक खुला है, जो सुन के चीफ भी हैरान
हो जाती है, क्या वो अभी तक खुला है। तभी उससे एक और मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। बी कहता है हम मॉन्स्टर को मार रहे हैं और बस मार रहे हैं, लेकिन वो आते ही जा रहे हैं। अब तो हमारी टीम भी पूरी तरह थक चुकी है। शिप कहती है वो गेट अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ, क्या तुमने इस बारे में जांच की। बी कहता है राक्षस बस आते जा रहे हैं, हमने हमारे बोसान ब्रांच के राक्षस से बात करने वाले से बात की, जिसके हिसाब से वो किसी को लेने आए हैं। शिप कहती है लेने आए हैं, पर किसको। बी कहता है इसके बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता, पर ऐसा लगता है वो जो भी है उसे यहाँ होना चाहिए। जिसके बाद शिप किसी और से कनेक्ट करती है और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। अच्छा ऐसी बात है। शिप कहती है बोसान ब्रांच की हालत काफी खराब है, जिस पर वो नया बंदा कहता है हाँ मैं वहाँ पे पहुंच गया हूँ, और वो हेलीकॉप्टर से उस गेट पे छलांग लगा देता है। वो कौन है पता नहीं, वो कहाँ से आ गया। हे सुनो, वहाँ पे काफी खतरा है। तभी उस डोर से निकला मॉन्स्टर उस लड़की पे अटैक कर देता है, जिससे वो जैसे तैसे बच जाती है, पर वो मॉन्स्टर उस पर दोबारा अटैक कर देता है। तभी वो लड़का अपने हाथों का यूज करके एक पोर्टल खोलता है, जिसमें हाथ डाल के वो उस डीमन के सिर को ही उखाड़ लेता है, जिससे वो डीमन पूरी तरह खत्म हो जाता है। ठीक है सभी लोग, तुमने काफी अच्छा काम किया, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा, जाओ आराम करो। जो सुनकर उनका टीम लीडर खुश हो जाता है। तभी एक लड़की उससे पूछती है टीम लीडर वो कौन है। टीम लीडर कहता है तुम अभी भी नहीं हो, इसीलिए तुम इनके बारे में नहीं जानती। फर्स्ट राक्षस एबिलिटी यूजर, और इन्हीं ने स्पेशल येलो डस्ट ट्रांसपोर्ट को बनाया है, और ये अभी सबसे स्ट्रॉन्ग राक्षस एबिलिटी यूजर हैं। डायरेक्टर जॉन एल्डो। तभी एल्डो अपने हाथों को जमीन पर रखता है और उसके हाथों से पर्पल लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद डायरेक्टर अपने हाथ जमीन पर रखते हैं, जिससे पर्पल लाइट निकल के पूरे आइलैंड में फैल जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। टीम लीडर कहता है मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ, मैंने बस इसके बारे में सुना था। तभी डायरेक्टर एक पोर्टल खोल लेते हैं जो कि दूसरी जगह से कनेक्ट था, जिसके बाद हम उसी फायर राक्षस को देखते हैं जो कि अब और भी पावरफुल हो गया है। वो टीम लीडर से रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अब वो भी थक गया था। टीम लीडर कहता है ली जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना है, पर तभी वो राक्षस उस पर अटैक कर देता है, जिसे टीम लीडर एक बर्फ की शील्ड बना के रोकने लगता है। लेकिन उस राक्षस के अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि वो शील्ड टूट जाती है और टीम लीडर दूर जाके गिरता है। तभी वो राक्षस उन पर दोबारा अटैक कर देता है, पर इससे पहले वो उन पर अटैक कर पाता, डायरेक्टर अपने पोर्टल के हेल्प से उसे अपने पास खींच लेते हैं। चलो अब अगले पे चलते हैं, और वो अपनी लाइट को पूरे आइलैंड में फैला देते हैं। हम देखते हैं एक राक्षस एक बंदे को मारने वाला है, पर वो लाइट उसे भी अपने अंदर खींच लेती है और एक के बाद एक बहुत सारे मॉन्स्टर को वहां ले आती है। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। एक लड़की चीप से कहती है बुसान को छोड़ के सभी जगह की येलो डस्ट खत्म हो गई है। चिप कहती है इसकी चिंता मत करो, ये प्रूफ है कि उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि चारों तरफ से राक्षस से घिरा है। ऐसा लगता है सभी लोग यहाँ आ गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तभी वो सारे मॉन्स्टर एक साथ डायरेक्टर पे अटैक कर देते हैं, पर डायरेक्टर अपनी एक ही उंगली से रे निकालकर सभी मॉन्स्टर के सिर को अलग कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये क्या है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी पावर कभी नहीं देखी। जिसके बाद हम उसी फायर वाले राक्षस को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। तभी डायरेक्टर राक्षस की भाषा ट्रांसलेट करने वाली एक लड़की को बुलाते हैं। इनसे पूछो क्या रीजन है कि लास्ट वीक से लगातार इस तरह आ रहे हैं। जिस पर वो लड़की ट्रांसलेट करती है उसे मेरे पास लाओ। डायरेक्टर कहता उसे किसे, पर वो राक्षस इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता। वो उसे मेरे पास लाओ, इसके अलावा हमारी बातों को ही दोहरा रहा है। डायरेक्टर कहता तो फिर ठीक है, यदि तुम लोग इसी तरह आते रहोगे तो हमें केवल तुम लोगों को मानना है, और वो उस राक्षस को खत्म कर देता है। तो अब समय आ गया है इस दरवाजे से निपटने का। जिसके बाद वो दोबारा अपने हाथों को जमीन पर रखते हैं, जिससे एक पर्पल लाइट निकलती है और वो उस गेट को अपने अंदर समा लेती है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें इस काम से छुटकारा मिलेगा। टीम लीडर कहता है मैंने सुना है कि वो अपने 50s में है, पर उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद उन सभी का काम खत्म हो जाता है और हम दोबारा हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। चीप कहती है तो तुम यहाँ पे हो, तुमने उस गेट के साथ क्या किया। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि मैंने उसे अपने डार्क स्पेस पर डाल दिया है, अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। चीप कहती है तुम फिर से नाटक कर रहे हो, क्या तुम हमेशा की तरह से खुद से नहीं संभाल सकती। मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं और मुझे बाकी काम भी करने हैं। चीप कहती है सच में, खैर ये वो जानकारी है जो तुमने मंगाई थी, लेकिन नए लोगों में तुम्हें अचानक से इतनी दिलचस्पी कैसे आ गई। मैं जानना चाहता हूँ राक्षस किसे ढूंढ रहे हैं और किस लिए ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हम एक जगह बहुत सारे राक्षस को देखते हैं और हम वहाँ पे एक बहुत बड़ी लेडी राक्षस को भी देखते हैं। उसे लेके आओ, हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद हम गंगा आइलैंड के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पे मारू खड़ा होता है। तो मैं आखिरकार यहाँ पे आ ही गया। जिसके बाद मारू बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। मुझे नौकरी मिल गई है सुन के मेरी माँ बहुत इमोशनल हो गई, इसलिए आखिरकार मुझे यहाँ आना ही पड़ा। खैर अब जो होगा वो देखा जाएगा, और वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम वहाँ के हेड को देखते हैं। तुम यहाँ पर क्यों हो, मुझे अपने पास किसी बेवकूफ की जरूरत नहीं है। मारू कहता है उससे तो शराब की गंध आ रही है। तभी वहाँ पर रेड भी आ जाता है। तो तुम भी यहाँ पर हो। रेड कहता है टीम लीडर मुझे सियोल हेडक्वार्टर की बजाय यहाँ क्यों भेजा गया है। जिस पर टीम लीडर हंस के कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है, शायद तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है। खैर जो भी हो, गंगा टीम में तुम दोनों का स्वागत है। और वो उन्हें बाकी टीम से मिलाने के लिए गेट खोलने लगता
है, जिससे मारू बहुत एक्साइटेड हो जाता है, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्या करना होगा। जिसके बाद गेट खुल जाता है, हम देखते हैं वहाँ कुछ लोग किसी को काट रहे होते हैं, जो देखकर मारू बहुत हैरान हो जाता है। पर तभी टीम लीडर उसे होश में ले आते हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अंदर नहीं आना। जिसके बाद मारू भी अंदर चला जाता है और हम देखते हैं वो जगह बिल्कुल एक नॉर्मल ऑफिस की तरह थी। मारू कहता है ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। तभी टीम लीडर कहता है मेरा नाम गो डॉकमैन है और मैं यहाँ रीइंफोर्समेंट टीम का लीडर हूँ। जिसके बाद हमें पूरी टीम को दिखाया जाता है। युनजी बॉन उम्र 36 साल और 7 सालों से यहाँ काम कर रही है। जिसके बाद टिम ईबाक उम्र 51 साल और ये भी यहाँ पे 7 साल से काम कर रहे हैं। जिसके बाद लास्ट बंदा है योसी उम्र 25 साल और ये यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा है। टीम लीडर कहता तुम लोग जानते हो अब क्या करना और वहाँ से चला जाता है। जो सुन के मारू बहुत हैरान हो जाता है कि उस असल में करना क्या है। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं, पर मारू को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो रेड की तरफ देख के उससे हेलो करने की कोशिश करता है, जिसे देख के रेड कहता है क्या देख रहा है बे। जो सुन के मारू की हालत खराब हो जाती है, मेरे साथ काम करने वाले तो पागल हैं। दूसरी तरफ यहाँ आने से रेड भी बहुत परेशान हो रहा होता है, मुझे यहाँ रीइंफोर्समेंट टीम में क्यों भेजा गया है। मारू मन में कहता है रीइंफोर्समेंट टीम में क्या दिक्कत है। तभी वो योसी से पूछता है ये जगह आखिर में किस तरह की जगह है। योसी कहता है हमारी येलो डस्ट टास्क फोर्स की 13 अलग अलग जगह हेडक्वार्टर्स हैं और इन हेडक्वार्टर्स में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें हैं और जिनके पास लेवल 7 है उससे ऊपर की एबिलिटी होती है उन्हें हेडक्वार्टर्स में लगाया जाता है और इम्पोर्टेंट मिशन दिए जाते हैं। दूसरी तरफ गंगबा जैसी जगह पर गलती करने वालों या कमजोर लोगों को भेजा जाता है। जो सुन के मारू के दिमाग की बत्ती जलती है, तो इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। पर मारू मन में कहता है लेकिन इन बाकी लोगों के साथ क्या है। तभी योसी कहता है पर बहुत पावरफुल लोग भी हैं जो यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। मारू कहता है ऐसे कौन से लोग हैं। तभी वहाँ पे कांग आ जाती है, जिसे देख के यून हैरान हो जाती है और कहती है यदि तुम्हारा काम पूरा हो जाता है तो घर चली जाया करो। जिस पर कांग कहती है घर जाने का भी क्या मतलब है। तभी वो मारू को नोटिस करती है ये तो वही है जिसने अवार्ड जीता था, पर अजीब है कि उसे कुछ भी याद नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था। तभी मारू कहता है क्या मुझे रहने के लिए भी पैसा मिलेगा। यूसी कहता पर क्या तुम्हें पता है रहने के पैसे तुम्हारी सैलरी से 5 गुना है। जो सुन के मारू थोड़ी देर तो सोचता रहता है, पर फिर उसे समझ आ जाता है कि उसके पास पैसा ही पैसा होगा। योसी कहता अब इतना बहुत है, अब मुझे परेशान मत करना, इंतजार करो जब तक घंटी ना बजे। मारू कहता क्या मुझे परेशान कर रहा था, मैंने तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए, चलो घंटी बजने तक का इंतजार करते हैं। लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी घंटी नहीं बजती। जिसके बाद हम दोबारा मारू को देखते हैं, जिसे पैसे का नाम सुन के अब इस नौकरी पर मजा आने लगा है। तभी वहाँ टीम लीडर आता और कहता है छुट्टी के लिए तैयार हो जाओ। नए लड़को तुम्हारा पहला दिन कैसा था, क्या कोई क्वेश्चन है। जिस पर रेड मना कर देता है, पर मारू कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, असल में राक्षस क्या है और वो कहाँ से आते हैं। जिस पर टीम लीडर कहता पर मैं भी ठीक से नहीं जानता असल में वो क्या है। जिस पर टीम लीडर कहता पर मैं भी नहीं जानता कि वो क्या है। तभी योसी कहता है राक्षस वो शायद ऊपर से आते हैं और उनकी बातें सुन के मारू हैरान हो जाता है। अजीब से मॉन्स्टर आते हैं और लोगों को मारते हैं, पर इन्हें कुछ भी नहीं पता, लगता है ह्यूमैनिटी बर्बाद होने वाली है। ये तो पूरी तरह बेकार है, मुझे तो पता भी नहीं था कि राक्षस होते हैं और ये जानने से पहले मेरी जिंदगी मस्त थी। तभी यून उनकी वेलकम पार्टी के लिए कहते हैं, वो सभी शराब पीने चले जाते हैं। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स में चीफ को देखते हैं, जो कि एक लैब जैसी जगह पे आ जाती है, जहाँ पे एक जगह डायरेक्टर खड़े होते हैं। डायरेक्टर कहता तो तुम्हें क्या लगता है। जिस पे युवांग कहते हैं अब राक्षस पूरी तरह नॉर्मल हो गए हैं। डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम्हें उनके अचानक से आने के पीछे का कारण पता चला। चीफ कहती है नहीं, लेकिन क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि हम काफी करीब आ गए हैं। डायरेक्टर कहता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, पर मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सतर्क रहें, यदि बाकी लोगों को पता चलेगा तो चीजें खराब हो सकती हैं। अब यहाँ क्या बात चल रही है वो तो हमें आगे की सीरीज में ही पता चलेगा। वहाँ पे हम एक ट्यूब को भी देखते हैं जिसमें येलो डस्ट होती है। तभी वो येलो डस्ट हट जाती है और हम देखते हैं कि उसमें एक मॉन्स्टर बंधा हुआ है। जिसके बाद हम लोग दोबारा मारू और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। यून कहती है यदि वो दिन आ रहा है तो हमें और भी पार्टी करनी चाहिए। तभी मारू लीडर से पूछता है वो किस बारे में बात कर रही है, क्या आने वाला है। टीम लीडर कहता अच्छा एक भविष्यवाणी के हिसाब से आज से 1 साल बाद आसमान से राक्षस बरसेंगे। जो सुन के मारू का पूरा नशा उतर जाता है, क्या राक्षस बरसेंगे, मैं मर जाऊंगा। तभी टीम लीडर उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है ये बहुत ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हैं, पर तभी बेल रिंग होने लगती है जिससे सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। यून कहती है रात को खतरा, मुझे लगा शांति भरा दिन है। तभी कांग कहती है मैं उसे देख के आती हूँ। रेड भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर कांग मना कर देती है और कहती है हान मारू मेरे साथ जाएगा। जिससे हान मारू पूरी तरह हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो लोग उस डीमन के पास जाने लगते हैं, पर मारू अभी भी उस भविष्यवाणी के बारे में ही सोच रहा होता है। जल्द ही राक्षस आएंगे और सब खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। तभी कांग कहती है तुम उस भविष्यवाणी की चिंता मत करो। जिस पर मारू कहता है क्या मैं इसकी चिंता कैसे नहीं करूं। कांग कहती है मुझे यकीन है बड़े ऑफिसर इसकी पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। हेडक्वार्टर्स में बहुत पावरफुल लोग हैं, हमारा अभी केवल एक ही काम है, मैं उन राक्षस का पता लगाना और उन्हें खत्म करना। पर ऐसा लगता है तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मारू कहता है स्पेशल क्या, एक कॉम्प्लीमेंट है, किसी ने पहली बार मुझे ऐसा कहा है। तभी कांग कहती है मैंने कभी भी इस तरह की एबिलिटी नहीं देखी। मारू मन में सोचता है क्या वो राक्षस दूसरी चीजों को खाने वाला राक्षस था, और वो कांग से अपनी एबिलिटी के बारे में पूछने लगता है।
कांग कहते हैं कि तुम्हारे पास राक्षसों को खाने की एबिलिटी है। जो सुन के रेड हैरान हो जाता है कि ये किस तरह की एबिलिटी है। जिसके बाद हम उस राक्षस को देखते हैं जिसके मुंह पे कांग ने तलवार घुसा दी थी। रेड कहता है क्या तुम चाहती हो मैं इसे खाऊं? जिस पे कांग कहती है जैसा कि हमने देखा जब तुम किसी मॉन्स्टर को खाते हो तो वो हील नहीं कर पाता, इसीलिए इसे भी खाओ जिससे हमें और पता चल सके। जो सुन के मारू कहता है यदि ऐसा और मेरे पास शक्ति है तो मुझे उसका यूज करना होगा। उसने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, चलो ऑक्टोपस के बारे में सोचो, ये बस एक ऑक्टोपस है। और तभी वो उसे काट लेता है बड़े ही प्यार से। कांग कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, इसे अच्छे से करो, चलो अब इसे खा लो। और मारू उसे खा लेता है। जिसके बाद हम दोबारा हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। उस डीमन को खाने के कारण मारू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी रेड उसे पोक करता है। मारू कहता तुम्हें क्या चाहिए? असल में एक बेवकूफ की वजह से मुझे बैटलफील्ड में जाने नहीं मिला, तुम्हारे कमजोर होने के कारण कमांडर कांग तुम्हें ट्रेनिंग दे रही है ना बेवकूफ। जिसके बाद रेड वहां से चला जाता है। मारू कहता पर ये सच है, मुझे कुछ करना होगा। तभी बेल फिर से बजने लगती है। कमांडर कांग मारू को बुलाते हैं लेकिन मारू वहाँ पे नहीं होता। जिसके बाद हम टॉयलेट में मारू को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है, क्या मैं सच में बेहोश होने के बाद राक्षस को खा सकता हूँ? खैर मेरे पास एबिलिटी है पर वो बहुत काम की नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल आता है, बस आज का दिन किसी तरह निकल जाए। तभी उसके सामने कमांडर कांग आ जाती है। आन मारू क्या तुम बाथरूम में छिपे थे? मारू घबराते हुए कहता हाँ वो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, मेरी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है। तभी कांग कहती है मैं जानती हूँ तुम इस नौकरी के लिए सही नहीं हो, यदि तुम इस काम को नहीं करना चाहते तो मत करो, राक्षस एबिलिटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करनी पड़ेंगे जिसके बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी निगरानी में बिताओगे। जो सुन के मारू हैरान हो जाता है, क्या पूरी जिंदगी निगरानी में? कांग कहती है मरने से बेहतर, तुम जैसे कमजोर लोग यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, तुम जैसे लोग गलती से किसी को मार भी सकते हैं, इसीलिए यदि तुम अपना काम नहीं कर सकते तो टीम को छोड़ दो, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। जो सुन के मारू वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ समय बाद टीम लीडर मारू के बारे में पूछता है पर वो वहाँ पे नहीं होता। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जो कि एक ब्रिज के किनारे खड़ा होता है। मुझे वो नौकरी छोड़ ही देनी चाहिए, जिंदगी भर निगरानी में रहना मरने से काफी बेहतर है। मुझे मॉम को ही कॉल करके बता देना चाहिए कि मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया है। नौकरी पाने का क्या ही फायदा जब एक साल में इतने सारे मॉन्स्टर आ जाएं। और वो अपनी मॉम को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ पे हैं। दूसरी तरफ से उसकी मॉम कहती है कि वो ईबाक माउंटेन्स पे हैं। जो सुन के मारू परेशान हो जाता है, अब वहाँ पे क्यों हो, मैंने आपसे कहा था ना कि माउंटेन पे मत जाना। पर उसकी मॉम को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी उनके पास भी येलो डस्ट आ जाती है और तभी फोन कट जाता है। लेकिन मारू येलो डस्ट के बारे में सुन लेता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम ईबाक माउंटेन्स में देखते हैं जहाँ टास्क फोर्स सभी को निकाल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदे को पेड़ पर कुछ दिखता है। ए नए बंदे तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसके साथ का बंदा भी पेड़ पर देखने लगता है जो देख के वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस पेड़ पे एक राक्षस बैठा होता है जो कि इंसान का हाथ खा रहा होता है। दूसरी तरफ येलो डस्ट का नाम सुन के मारू जल्दी कहता है और अपनी मॉम को बचाने के लिए ईबाक माउंटेन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम सेंटीपीड यूजर को देखते हैं जो कि बहुत डरा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके सामने बहुत सारे टास्क फोर्स मेंबर की बॉडी ढली होती है जिसे वो राक्षस खा रहा होता है। सेंटीपीड यूजर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो राक्षस तो केवल लेवल 5 का है और उसने अकेले ही पूरी टीम का सफाया कर दिया। तभी वहाँ उनकी ब्रांच का लीडर आ जाता है। मुझे थोड़ी देर हो गई, हे नए बंदे जल्दी करो, हेडक्वार्टर से हेल्प के लिए कहो। जो सुन के वो लड़का वहाँ से हेल्प बुलाने के लिए भाग जाता है। दूसरी तरफ लीडर अपनी बहुत सारी कॉपी बनाकर उस राक्षस से लड़ने लगता है। वो लड़का जल्दी से एक टेलीफोन के पास जाके हेडक्वार्टर्स को कॉल करने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि येलो डस्ट पर स्मार्टफोन भी वर्क नहीं कहते। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स में चीफ को देखते हैं। हमारे पास अभी ईबाक माउंटेन से हेल्प की रिक्वेस्ट आई है, यदि ये राक्षस हरे भाग से पीले भाग में आ गया तो काफी लोग मारे जा सकते हैं, इसीलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुरंत उस जगह पर जाओ और उस राक्षस को खत्म कर दो। जिसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ मारू भी कार की हेल्प से आ गया था पर उसे उसकी मॉम बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं पे नहीं मिलती। ऐसा लगता है वो अभी भी माउंटेन्स पे हैं और वो एक टास्क फोर्स के मेंबर से कहता है कि मुझे अंदर जाना है, मेरी मॉम अभी भी पहाड़ों पे है। लेकिन वो गार्ड मारू को अंदर नहीं जाने देता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, ये काफी खतरनाक है। मारू मन में कहता वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, वो तो बस एक राक्षस है। और वो वहाँ से किसी तरह निकल जाता है और पहाड़ों पे चढ़ के अपनी मॉम के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम मारू की मॉम और उनकी फ्रेंड को देखते हैं जिनके पैर पे चोट आ गई थी और वो अच्छे से नहीं चल पा रही थी। तो मारू की मॉम उन्हें अपनी पीठ में बैठने के लिए कहती हैं पर तभी वो धूल में एक शैडो को नोटिस करती हैं, वो क्या है। जिसके बाद वहाँ की धूल हट जाती है जो देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बड़ी ही मुश्किलों से मारू आ गया था। उसकी मॉम पूछते हैं मारू तुम यहाँ पे कैसे आ गए? जिस पर मारू कहता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी देखी थी और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? मारू कहता अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है पर वो दोनों मारू को इग्नोर कर देती है, क्या ये आपका वही बेटा है जिसके
बारे में आप कह रही थी कि सिविल सर्वेंट पे है। मारू की मॉम कहती है हाँ, अब बस मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मारू कहता है सच में अभी इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले डीमन आ जाए। तभी ऊपर से उसके ऊपर कुछ पत्ते गिरते हैं और मारू ऊपर देखता है जहाँ वही राक्षस बैठा होता है, वो यहाँ आ गया। तभी मारू को पैनिक अटैक होने लगता है। यहाँ तक कि गंगा आइलैंड में भी मुझे राक्षस को देख के पैनिक अटैक आ जाता था। मेरे जैसा आदमी अपनी मॉम को कैसे बचा सकता है। तभी मारू अपने पैनिक अटैक के कारण उस चोटी से नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसकी मॉम से संभलने के लिए कहते हैं, जो वो डीमन सुन लेता है और मारू की मॉम पर अटैक कर देता है। मारू अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उस राक्षस को नहीं पकड़ पाता और वो राक्षस मारू की मॉम को खा नहीं वाला था, लेकिन तभी उसे कोई चीज हिट हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं उसकी पेट में कहीं से चाकू आके लगे हैं। मारू कहता है वो चाकू वो कहाँ से आ गए। तभी मारू की मॉम पूछती है ये अजीब सा जानवर क्या है और ये तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है। और मारू भी अपने सिर के ऊपर देखता है ये क्या है, मेरे सिर के ऊपर चाकू क्यों है। ये तो उसी डीमन की एबिलिटी है जिससे मैंने पहले फाइट की थी। तभी मारू को पेन होने लगता है और उसकी पीठ से और भी नाइफ निकल आते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर पा रहा था। मैं उस राक्षस की एबिलिटी क्यों इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसने उस डीमन का फ्लैश खाया था। शायद अपनी एबिलिटी के साथ मैं दूसरे डीमंस का मांस खाती उनकी एबिलिटी यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब शायद मैं इस डीमन को अपनी एबिलिटी के साथ मार सकता हूँ। उसे देखो वो अभी भी नीचे डला है, वो काफी ज्यादा कमजोर है। पर ये ईवाक माउंटेन की टीम से कैसे बच गया। जिसके बाद हम दोबारा सेंटीपीड यूजर को देखते हैं। हे क्या तुम ठीक हो, हम लोग सियोल हेडक्वार्टर से हैं और हम वहाँ 2 आदमियों को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर से हेल्प करने के लिए आए हैं। तुम लोगों ने उस डीमन को भागने क्यों दिया। सेंटीपीड यूजर कहता वो काफी खतरनाक था, उसने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। जो सुन के वो आदमी हैरान हो जाता, पूरी टीम को खत्म कर दिया। हमारे टीम लीडर के पास लेवल 7 की एबिलिटी है, आखिर उस लेवल 5 के राक्षस के पास किस तरह की एबिलिटी है। और वो लड़का बता देता है कि उस राक्षस के पास मिरर एबिलिटी है। मिरर डीमन वो हमारी किसी भी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। तभी वो डीमन मारू की एबिलिटी कॉपी करके बहुत सारे नाइफ बना लेता है और मारू पे ही अटैक कर देता है। और वो अटैक डायरेक्ट मारू को हिट करते हैं, वो काफी जख्मी हो जाता है। उसने अभी बिल्कुल मेरे जैसी सेम एबिलिटी का यूज किया। ये सब क्या चल रहा है। तभी मारू उस डीमन के सिर पे लगी मिरर को नोटिस कर लेता है। मिरर एबिलिटी तो उसने मेरी एबिलिटी को कॉपी कर लिया है। तभी मारू अपने हाथों से हार्ट बनाता है और वो राक्षस भी उसे कॉपी करता है। मारू कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है। तभी वो अपनी मॉम को देखते हैं जिनके पैरों पर चोट लग गई थी। मारू कहता है येलो डस्ट नॉर्मल लोगों को हील नहीं कर सकती। मॉम क्या आप ठीक हो। पर उसकी मॉम उसे ही पूछने लगती है क्या वो ठीक है। मारू कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मन में कहता है यहाँ हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है, मुझे अपनी मॉम को बचाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मॉम आप आंटी के साथ यहाँ से चले जाइए और कहीं छिप जाइए। उसकी मॉम पूछती है तुम क्या करोगे। मारू कहता मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ जो सिविलियंस को बचाता है। और वो डीमन को अपने साथ लेके उस पहाड़ से छलांग लगा देता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कूद गया था। हम मारू को देखते हैं जो कि अलग डला और वो डीमन अलग डला है। मुझे उस राक्षस को मॉम से दूर रखना होगा, यदि मैंने उसे कुछ देर रोक लिया तो ईवाक माउंटेन की टीम आ जाएगी। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर से आए बंदों को देखते हैं ये सब क्या है और उनके सामने बहुत सारे मिरर डीमन होते हैं। ये सभी राक्षस एक जैसे क्यों दिख रहे हैं। ईवाक माउंटेन के टीम लीडर की एबिलिटी अपनी कॉपी बनाना है। जरूर उस मिरर डीमन ने उनकी एबिलिटी कॉपी कर ली होगी, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। चलो उन सभी को मार डालें। और वो बंदा उन पर अटैक कर देता है और एक ही पंच में सभी को दूर फेंक देता है। बेवकूफ, ऐसा नहीं लगता किसी भी राक्षस के पास असली शरीर है तो वो कहाँ पे है। तभी हम मारू वाले राक्षस को देखते हैं जो कि येलो डस्ट की हेल्प से हील हो गया है। वो जानवर वो बहुत तेजी से हील हो रहा है। ये किस तरह का सिर दर्द है। तभी वो राक्षस मारू के मॉम की आवाज निकालने लगता है। ये तुम मेरे मॉम की आवाज निकालना बंद करो। और मारू अपनी नाइफ से उस पर अटैक कर देता है लेकिन उसका एक भी निशाना नहीं लगता। पर वो डीमन अपने एक ही चाकू को मारू के आर पार कर देता है। तभी मारू उस पर फिर से अटैक करता है और इस बार उसे एक चाकू लग जाता है जो देखकर मारू खुश हो जाता है। लेकिन वो डीमन उसे आसानी से निकाल के एक ही झटके में हील हो जाता है। पर मारू इतने जल्दी हील नहीं कर पाता। हम दोनों के पास एक ही एबिलिटी है लेकिन वो मुझसे जल्दी हील हो रहा है। तभी वो कमांडर कांग की ट्रेनिंग को याद करने लगता है। फिर से तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। मारू कहता शायद मैं यहाँ के लिए नहीं बना, मैं लड़ नहीं सकता। कांग कहती है चलो उठो, तुम्हें बस चोट खाने से डर लगता है लेकिन येलो डस्ट में अपनी चोट को हील कर सकते हैं इसलिए डरो मत। मारू कहता लेकिन तब भी दर्द तो उतना ही होता है। मुझे अपनी एबिलिटी यूज करने के लिए राक्षस को खाने की जरूरत है पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी कांग उसके हाथ को दबाने लगते और वो माफी मांगने लगता है। मारू कहता क्या लड़ने का कोई और तरीका भी है। कांग कहती है राक्षस को मारने के लिए तुम्हें उनका सिर काटना होगा जिससे वो येलो डस्ट ना निकाल पाए, लेकिन तुम्हारे पास मारने वाली कोई भी एबिलिटी नहीं है। ये शर्म की बात है, क्या तुम साथ देने के लिए हो, लड़ने के लिए नहीं। लेकिन तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी काफी अच्छी है इसीलिए राक्षस से लड़ने से मत डरो। मारू कहता मेरी हीलिंग एबिलिटी काफी अच्छी है, यदि मैं डरूं नहीं तो मैं इसे हरा सकता हूँ। साथ ही अब मेरे पास राक्षस को खाने के साथ साथ अटैक करने की एबिलिटी भी है। बात बस इतनी सी है कि मेरा निशाना खराब है इसलिए मैं उसकी गर्दन को निशाना नहीं बना सकता। अब केवल एक ही रास्ता है, ये करना ही होगा। और वो दोबारा उस राक्षस पर अटैक कर देता है लेकिन वो राक्षस उसके सारे अटैक से बच जाता है। तभी मारू चाकू लेके ऊपर से उस पर खून जाता है। यदि निशाना लगाना कठिन है तो मैं खुद उसे चाकू
चाकू मारूंगा और मैं जीत गया। और वो चाकू डीमन को मार देता है, लेकिन वो डीमन उसकी चाकू को अपने दांत से रोक लेता है और मारू को गले से पकड़ के उसे चोक करने लगता है और उसे गले से पकड़ के ऊपर ले जाता है और बहुत तेज जमीन पर पटक देता है, जिससे उसे सांस आनी बंद हो जाती है। मुझे अपने डीमन को खाने वाली एबिलिटी का यूज करना होगा, मुझे इसे खाना ही होगा, सोचने का समय नहीं है। पर तभी वो डीमन उल्टा उसे ही काट लेता है। पर तभी मारू सही समय पर चाकू निकाल के उसके गले पे मार देता है। उसने तो उल्टा मुझे ही काट लिया। पर तभी उसे चक्कर आने लगता है और उसकी आंखें ब्लर होने लगती हैं। मेरा खून रुकना बंद नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी डीमन को खाने वाली एबिलिटी को भी कॉपी कर लिया है? इतना ब्लड लॉस होने के बाद इंसान कब तक जी पाएगा? नहीं, मेरे पास समय नहीं है, यदि मैं मर गया तो क्या होगा? पर तभी वो बेहोश होने लगता है और उसी कमांडर कांग के विजन आने लगते हैं। अब तक तुम कितनी बार बेहोश हो चुके हो? मारू कहता है ये मेरी पैनिक करने की प्रॉब्लम है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी छाती काफी भारी लग रही है, ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूँ। कांग कहती है यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें इसे दूर करने की जरूरत है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन तुम सच में मर जाओगे। मैं डिफेंस की लास्ट लाइन हूँ, यदि मैं मर गई तो लोग खतरे में पड़ जाएंगे, तब तुम्हें उन्हें बचाना होगा। तभी मारू की मामू से बुलाने लगती हैं और मारू अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और अपने हाथ में नाइफ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ उस राक्षस के पास भी एक नाइफ होता है और वो कमांडर कांग की बात याद करके उस राक्षस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो डीमन भी उस पर अटैक करके उसके पेट पे चाकू घुसा देता है। तभी मारू अपने चाकू को हवा में फेंक देता है, उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने सभी चाकू से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। जो चाकू उस मॉन्स्टर के साथ साथ उसे भी लग जाते हैं, लेकिन इससे उस राक्षस का सिर कट जाता है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। आखिरकार मैं जीत गया। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर से आए लोगों के मॉन्स्टर भी खत्म होने लगते हैं, क्लोन खत्म हो रहे हैं। क्या हमने उसके असली शरीर को मार दिया? उसके साथ का बंदा कहता है वो कहीं और मरा है, उसे किसी और ने मारा है। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जिसके घाव भर गए होते हैं। अब जब वो मर गया तो मेरे घाव भी हील हो गए हैं। वैसे इस बार मैं सच में मरने वाला था। चलो मॉम के पास चलें, वो चिंता कर रही होंगी। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कोई आवाज आती है, इसे खाओ। मारू कहता है ये कैसे हो गया, मैं कैसे भूल गया? पापा बार बार मुझे इसे खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? लेकिन वो राक्षस सच में काफी पावरफुल था, वो काफी ज्यादा अलग है। यदि मैं इसे खाऊं तो मुझे अपनी डीमन खाने वाली एबिलिटी के साथ साथ इसकी एबिलिटी भी मिल जाएंगी। तभी उसे टीम लीडर की बात याद आती है। भविष्यवाणी के हिसाब से 1 साल के अंदर आसमान से राक्षसों की बारिश होगी। जब वह दिन आएगा तब मुझे मोम की रक्षा के लिए काफी ताकतवर होना होगा। और वो उस डीमन के फ्लैश को खा लेता है। अब से मैं जब भी किसी ताकतवर राक्षस को देखूंगा तो मैं उसे जरूर खाऊंगा। जिसके बाद हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहां मारू की मोम का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, क्योंकि उनके पैर पर चोट लग गई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। जो सुन के मारू खुश हो जाता है कि उन्हें उसकी पावर डीमन कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ था। और वो अपनी मोम को न्यूज दिखाता है कि ईबाक माउंटेन पे क्या हुआ था और उनसे दोबारा पहाड़ों में जाने के लिए मना कर देता है। मारू की मोम कहती है कि मैंने सुना था वहाँ तुम्हारे फादर जैसे दिखने वाले इंसान को देखा गया था, इसलिए मैं चेक करने गई थी। तभी मारू को कुछ क्लिक होता है कि उसके फादर भी माउंटेन में मिसिंग हुए थे, तो कहीं उन्हें भी राक्षस ने तो नहीं खा लिया। और उसे अपने पास के विजन आने लगते हैं जहाँ वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके फादर को एक राक्षस खा रहा होता है। जिसके बाद वो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे अपने बचपन का ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि कभी उसके साथ ऐसा हुआ था। तभी उसे उसकी मोम बुलाती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही, इन दिनों कंपनी में काम करना मुश्किल है ना? जिस पर मारू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। जिसके बाद हमें गंगा आइलैंड के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ यून मारू को बहुत तेज से चिल्ला रही होती है, क्योंकि कल वो बिना कुछ कहे ऑफिस से भाग गया था। तभी रेड कहता है क्या ये बिल्कुल साफ नहीं है, वो कल डर गया था इसीलिए भाग गया था। और मारू माफी मांगता रहता है, लेकिन यून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर लगातार चिल्लाती रहती है। तभी कांग कहती है मैं बताना भूल गई, कल मुझे वो बीमार लग रहा था इसलिए मैंने उससे घर जाने के लिए कहा था। जो सुन के मारू चौंक जाता है। यून कांग से कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं भूलनी चाहिए। और कांग उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन यून उसे सुनाने लगते है कि इन दोनों वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। और तभी राक्षस का अलार्म बजने लगता है, ये लेवल 2 का डीमन है, मैं तुम्हारी बाकी बातें आगे सुनूंगी। और कांग उस डीमन से निपटने के लिए जाने लगती है। तभी मारू कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कल तो ये भाग गया था और आज ये साथ जाने के लिए कह रहा है। जिसके बाद योशी, मारू और कांग उस डीमन से निपटने के लिए माउंटेन पे चले जाते हैं। मारू कांग से कहता मैं कल के लिए माफी चाहता हूँ, मेरे कारण तुम्हें इतना ज्यादा सुनना पड़ा। कांग कहते तुम कल इसलिए चले गए थे क्योंकि मैंने कुछ बुरा कहा था, लेकिन अब तुम वापस क्यों आए हो? जिस पर मारू कहता है क्योंकि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये सुन के कांग को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तभी उनके सामने राक्षस आ जाता है, वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। और हम उस राक्षस को देखते हैं जो कि काफी मोटा और अजीब सा लग रहा होता है। कांग कहते हैं हमें इसको लेवल 2 का समझ के हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अकेले लेवल 5 के राक्षस ने पूरी ईबाक माउंटेन की टीम को हरा दिया। मारू मन में सोचता है अच्छा वो वाला राक्षस जिससे मैंने फाइट की थी। तभी उसे कहता है किस्मत से ऐसा लगता है सियोल हेडक्वार्टर की टीम ने उसे ठिकाने लगा दिया। और हेडक्वार्टर के लोगों की तारीफ करने लगता है कि वो कितने पावरफुल हैं, जो सुन के मारू को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने उस डीमन को हराने के लिए काफी कुछ सहा था। मैं तो इन्हें ये बता भी नहीं सकता, इन्हें लगता है कि मैं कल भाग गया था, मैं भी इसका क्रेडिट चाहता हूँ। तभी कांग कहती है ध्यान दो वो राक्षस कुछ करने वाला है। और हम उस राक्षस को देखते हैं जो कि अपनी बगल को रगड़ रहा होता है। तभी मारू हीरो की तरह सामने आता है, तुम दोनों पीछे हट जाओ मैं इसे देखता हूँ। जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं आखिर कौन सा लेवल 1 का एबिलिटी यूज
से लेवल 2 के राक्षस को हरा सकता है। और मारू बड़े ही स्टाइल से कहता है कि वो मैं हूँ, और वो अपनी मिरर डीमन वाली एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। अब मेरी पावर दिखाने का समय आ गया है। ईवाक माउंटेन के राक्षस को हराने के बाद मैं काफी पावरफुल हो गया हूँ। अब मैं कोई बेकार टीममेट नहीं रहा। और वो भी उस डीमन की तरह हरकतें करने लगता है और अपने बगल को रगड़ने लगता है, जिससे बदबू निकलकर डीमन को परेशान करने लगती है। तो वो डीमन भी उसी एबिलिटी का यूज करके मारू को भी परेशान करने लगता है, जिससे मारू की हालत बहुत खराब होने लगती है। पर वो हार नहीं मानता और उस डीमन पर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक के नाम पे अपने हाथों को और तेज हिलाने लगता है, जिससे और भी बदबू निकलने लगती है। दूसरी तरफ इस बदबू से योशी की हालत बहुत खराब हो रही होती है। ये क्या है? क्या ये राक्षस के बगल की बदबू है? ऐसा लगता है मैं इससे मर जाऊंगा। और कांग की हालत तो उससे भी खराब थी, वो इस बदबू से बेहोश हो गई थी। योशी कहता अपने आप को संभालो, तुम लेवल 7 में हो, तो मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगभग बेहोश हो गई थी। जो देखकर मारू कहता है ये काफी बुरा है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारी टीम पूरी तरह खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। और वो अपने हाथों को और भी तेज चलाने लगता है, जिससे और ज्यादा बदबू निकलने लगती है। राक्षस भी बिल्कुल हार नहीं मानता और मारू को बिल्कुल बराबर की टक्कर देता है। तभी मारू अपनी पूरी पावर से उस राक्षस पर एक बदबूदार अटैक करता है, जिससे आखिर में वो राक्षस खत्म हो ही जाता है और मारू उस राक्षस से जीत जाता है। लेकिन योशी को कुछ भी समझ नहीं आता अभी अभी ये सब क्या हो गया, जिसके बाद वो सभी अपने आप को साफ करने चले जाते हैं। कांग कहती है तो किसी राक्षस को खाने के बाद तुम अपनी राक्षस को खाने वाली एबिलिटी के साथ साथ उस राक्षस की एबिलिटी भी यूज कर पाते हो। मारू कहता हाँ, जिस आखिरी राक्षस को मैंने खाया तो वो मिरर डीमन था, इसीलिए मैं इस राक्षस की एबिलिटी को यूज कर पा रहा था। तभी उसे उसी की तरह एक्शन करके उसका मजाक उड़ाने लगता है। कितना मजेदार है ना, सब कहने के बाद तुम्हारी एबिलिटी बस बगल से बदबू निकालने की थी, ये बहुत ही अजीब एबिलिटी है। मारू कहता सच में क्या ये इतना ज्यादा अजीब है? लेकिन कांग उसका सपोर्ट करती है, तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम पहले से काफी बेहतर हो गए हो। जो सुन के मारू खुश हो जाता है, पर तभी कांग कहती है पर ये काफी घिनौना है कि तुम्हें राक्षस को खाना पड़ता है, जिससे मारू का दिल चूर चूर हो जाता है। जिसके बाद कांग और योशी वहाँ से जाने लगते हैं। तुमने काफी अच्छा काम किया, थोड़ा आराम कर लो जब तक हम येलो डस्ट मापने वाले मीटर को देख के आते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मारू बैठे बैठे सोच रहा होता है कि उसे जितने भी राक्षस अभी तक मिले वो काफी अजीब थे, ये मेरे पॉपुलर होने का एक अच्छा मौका था, पर ऐसा लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी उसके पास एक बंदा आता है, क्या तुम ऑफिसर मारू हो? मारू कहता तुम कौन हो? और हम देखते हैं वो डायरेक्टर थे। तुमने ही ईबाक माउंटेन में लेवल 5 के राक्षस को मारा था ना, है ना? वो भी केवल लेवल 1 की एबिलिटी के साथ। मारू कहता हाँ, मैंने उसे मारा था। डायरेक्टर कहते हैं मैं तुम्हें सिविल हेडक्वार्टर ले जाना चाहता हूँ। जो सुन के मारू हैरान हो जाता है। डायरेक्टर कहते क्या तुमने सिविल हेडक्वार्टर की टीम के बारे में नहीं सुना? मारू कहता हाँ मैंने सुना है, जहाँ पे राक्षस रहते हैं, मेरा मतलब जहाँ पे पावरफुल लोग हैं, लेकिन मैं ही क्यों? डायरेक्टर कहते हैं क्योंकि मैं लोगों के पोटेंशियल को काफी अच्छे से पहचान सकता हूँ। जिसके बाद डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं। चीफ कहती है तुम्हारे चक्कर में मीटिंग कैंसिल हो गई, तुम कहाँ पे थे? डायरेक्टर कहते हैं एक नए बंदे ने मुझे काफी अट्रैक्ट किया। चीफ कहती है क्या वो आपका बेटा है, उसका नाम रेड है ना? डायरेक्टर कहते हैं वो तलाक के बाद से मुझसे नहीं मिला, वो मुझसे नफरत करता है। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो एक नया ऑफिसर है। चीफ कहती है कि आपको अभी भी लगता है जो इतने सारे राक्षसों के हमले हुए तो वो किसी नए बंदे के कारण हुए थे? डायरेक्टर कहते हैं मुझे तो ऐसा ही लगता है, गंगा आइलैंड पर नजर रखो, देखो यदि वहाँ कुछ अलग हो तो। जिसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ डीमन का पोर्टल खुलता है और उससे एक डीमन निकल आता है। यहाँ दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में मारू बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे सियोल हेडक्वार्टर से ऑफर आया था। तभी उसे याद आता है कि वहाँ केवल खतरनाक मिशन होते हैं जिससे उसकी जान को खतरा होगा और उसके लिए सेफ्टी सबसे पहले है। पर वो फिर से खुश होने लगता है और खुद को बहुत ग्रेट समझने लगता है क्योंकि उसे इतने बड़े हेडक्वार्टर से ऑफर आया है। तभी रेड उसे नोटिस करता है और कहता है लेवल 1 तू पूरे दिन इतने गंदे तरीके से क्यों हंसता रहता है? इसमें कोई शक नहीं है कि तुझ जैसा लेवल 1 का आदमी यहाँ केवल आराम करने के लिए आता है क्योंकि तुझे डर लगता है। मारू कहता है तुम ही वो जो अपने खराब बिहेवियर के चलते सियोल हेडक्वार्टर में आया है और तू मुझे कमजोर कह रहा है। जिससे रेड गुस्सा हो जाता है, तूने अभी क्या कहा? वो आदमी जो अपनी बगल की बदबू को एबिलिटी की तरह इस्तेमाल करता वो मुझे बताएगा। जो सुन के मारू को बहुत बड़ा झटका लगता है, तो मैं ये कैसे पता चला? और हम देखते हैं योशी सभी को उसके कारनामे के बारे में बता रहा होता है और सभी लोग उसके मजे ले रहे होते हैं। तभी टीम लीडर भी उसे देख के हंसने लगता है। मारू मन में कहता है ये बूढ़ा आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, यहाँ पे सारे लोग ही परेशान करने वाले हैं। तभी उन सभी को रोक लीजिए, सभी लोग शांत हो जाओ, हान मारू को चढ़ाना बंद करो, जिससे मारू को थोड़ा अच्छा लगता है। पर तभी उन कहती है तुम पहले बाथरूम में छिप गए थे लेकिन तुमने लड़ने का फैसला किया, तुम पहले से बेहतर हो गए हो। पर मारू फिर से निराश हो जाता है, मुझे इससे नफरत है, काफी ज्यादा शर्मनाक है, मुझे इनसे नफरत है, ये मुझे पूरी तरह बेवकूफ मानते हैं। और वो अपने मोबाइल को देखने लगता है। उसने कहा था जब मैं सियोल आने का मन बना लूं तब मैं उसे फोन करूं। अब मैंने अपना मन बना लिया है, चलो इन सबको भूल के एक नई शुरुआत करते हैं, सियोल हेडक्वार्टर चलते हैं। और वो कॉल करने ही वाला था लेकिन तभी बेल रिंग होने लगती है जिससे कंग खड़ी हो जाती है। पर तभी रेड उसका हाथ पकड़ लेता है, इस बार मैं भी जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मारू तुम भी मेरे साथ आओगे है ना?
मेरे साथ चलो, हम दोनों नए लोग इस काम को मिलकर करते हैं। जिस पर मारू का अजीब सा रिएक्शन होता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग माउंटेन पे आ गए हैं, जहाँ पर रेड बहुत खुश होता है कि उसे फाइनली अब किसी राक्षस से फाइट करने का मौका मिलेगा। मारू मन में कहता है मैं इस पागल के साथ और समय नहीं बिता सकता, वो पूरी तरह पागल हो गया है, मैं इसे जल्दी से खत्म करता हूँ और फिर डायरेक्टर को कॉल करूंगा। जिसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर राक्षस होता है, जिसे देख के रेड निराश हो जाता है। ये क्या बकवास है, ये तो पूरा सिर दर्द है, क्योंकि वो जगह एक बैटल फील्ड न होके एक घर थी। मारू कहता है क्या हो गया, हम रुक क्यों गए? रेड कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, वहाँ देखो। क्या वो घर येलो डस्ट निकाल रहा है, पर वहाँ के लोगों का क्या हुआ? तभी रेड कहता है चलो चलते हैं, मेरे पीछे आओ। मारू कहता है पर आखिर वो मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है? जिसके बाद वो लोग उस घर के एंट्रेंस पे आ जाते हैं। तभी मारू कहता है उस घर के अंदर की धूल बाहर की धूल से काफी मोटी है, क्या ये लेवल 5 है उससे ज्यादा का राक्षस है? जिसके बाद वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मारू काफी ज्यादा चौकन्ना होता है। किस्मत से ये घर खाली है, पर चौकन्ने रहना, वो राक्षस कहीं से भी आ सकता है। पर रेड उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वो एक डोर के पास रुक जाता है, वो जरूर यहीं पे होगा, और रेड उस डोर को खोलने लगता है, लेकिन वो डोर नहीं खुलता। तभी मारू उसे रोकने लगता है, मैंने कहा ना रुको, पता नहीं अंदर क्या होगा। रेड कहता तुम रास्ते में हो, बाहर जाओ, यदि ये नहीं खुलेगा तो मुझे बस इसे तोड़ना है। और वो अपने ग्लव्स को पहन के उस डोर को तोड़ने के लिए अपनी एक उंगली तोड़ देता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। ये क्या हुआ, ये खुला क्यों नहीं? मारू हंस के कहता है क्या हुआ, अभी तो तुम बहुत ज्यादा जोश में थे। तभी रेड उस डोर के कीहोल से देखने लगता है, जहाँ उसे एक छोटा सा डीमन बैठा हुआ दिखता है। तभी मारू भी उसे देखने लगता है, मुझे देखने दो, ये अंदर क्यों बैठा है, ये तो काफी कमजोर लग रहा है। रेड कहता है बेवकूफ, वहाँ की डस्ट लेवल 7 है, उससे ज्यादा की, ये काफी खतरनाक राक्षस है। जो सुन के मारू के तोते उड़ जाते हैं, क्या ये हम सभी से ताकतवर है? पर रेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पहली बार यहाँ आने के बाद काफी अच्छा लग रहा है, अब मुझे एक काफी मजबूत राक्षस से लड़ने का मौका मिलेगा। पर मारू की हवाइयाँ उड़ी होती है, वो पागल हो गया, हम दोनों इससे नहीं लड़ सकते, हमें हेडक्वार्टर में बताना होगा। और वो वहाँ से भाग के मेन गेट खोलने लगता है, पर वो भी नहीं खुलता। वो उसे धक्का मार के खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो नहीं खुलता। क्या ऐसा हो सकता है कि उस कमरे में बंद राक्षस ने ऐसा किया हो? दूसरी तरफ रेड भी उस डीमन वाले डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुलता। यहाँ मारू भी बहुत परेशान होता है, ये मैं किसके साथ फंस गया, मैं यहाँ एक भी सेकंड नहीं रुक सकता। और वो लेवल 7 का हिकिकोमोरी राक्षस है, ये बहुत ज्यादा बुरा है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें हिकिकोमोरी का मतलब बता दूं, ये वो लोग होते हैं जो ज्यादातर दूसरों से बात नहीं कहते और हमेशा अकेला ही रहना पसंद करते हैं। और हम उस राक्षस को देखते हैं जो कि अपनी और भी कॉपी बना रहा है। जिसके बाद हम दोबारा रेड को देखते हैं, जिसकी पूरी उंगली टूट गई होती है। ये क्या हुआ, मेरी पूरी उंगली टूट गई, लेकिन दरवाजे को एक भी खरोच नहीं आई, आखिर ये दरवाजा किस चीज का बना है? यहाँ मारू भी मेन डोर को चेयर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरवाजा, दीवार, यहाँ तक कि कांच की खिड़की भी इतनी मजबूत है कि वो टूट ही नहीं रही। तभी मारू को दोबारा पेन होने लगता है, 1 घंटे से यहाँ फंसे रहने से मेरी हालत काफी खराब हो रही है, ऑफिस के लोगों को भी हमारी चिंता होगी। जिसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ यून बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि टीम लीडर ट्रेनिंग की डेट भूल गए थे, उनका काम पूरा नहीं हुआ था और सभी लोग बहुत जोरों शोरों से इस काम को पूरा कर रहे थे। तभी उनका काम पूरा हो जाता है और कांग लीडर को पेन ड्राइव दे देती है। जिसके बाद टीम लीडर वहां से चले जाते हैं और फाइनली थोड़ी सी राहत मिलती है और वो लोग आराम करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सुबह से इस पे काम कर रहे थे। तभी योशी को कुछ याद आता है, उन दोनों का क्या हुआ, 3 घंटे हो गए, जिससे यून परेशान हो जाती है, इसीलिए मैं नए लोगों को नहीं भेजती। योशी चलो देख के आते हैं, ऑफिसर कांग और केम आप यहीं रहिए। पर कांग भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यून कहती है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो, वो जगह वहाँ के काफी करीब है। कांग कहती है चिंता मत करो, चलो चलते हैं। और वो सभी भी उस घर में पहुंच जाते हैं, वो दोनों कहाँ पे हैं। तभी योशी को डस्ट में 2 शैडो दिखती हैं, वो क्या है? और हम देखते हैं रेड और मारू होते हैं, जो उनसे दरवाजा बंद करने के लिए मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उनकी बात को नहीं सुन पाते और दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे वो लोग फिर से परेशान हो जाते हैं, तुम लोगों ने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? यून उनसे पूछते हैं तुम दोनों को क्या हुआ, यहाँ पे क्या चल रहा है? और वो दोनों से अपनी आप बीती बताते हैं। तो राक्षस कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। तभी कांग कहती है पीछे हट जाओ, मुझे देखने दो, और वो अपने हाथ को तलवार में बदल के उस डोर पर अटैक कर देती है, लेकिन उस डोर को एक खरोच भी नहीं आती, जिससे योशी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यून कहती है मुझे देखने दो, और वो अपने हाथ से एक स्पाइडर निकाल के उस डोर के अंदर भेजने लगती है, लेकिन वो कीहोल स्पाइडर के लिए भी बहुत छोटा होता है, तो यून उसी स्पाइडर से खेलने लगती है, जो देखकर मारू परेशान होने लगता है, ये सब क्या चल रहा है? तभी रेड कहता है ऑफिसर योशी वहाँ खड़े मत रहो, हमें दिखाओ आप क्या कर सकते हो। योशी कहता है मेरे पास अटैक करने वाली कोई एबिलिटी नहीं है, जिस पर मारू कहता है इसका मतलब आप लड़ाई में किसी भी काम के नहीं हो। योशी कहता है और तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे पास तो मिरर डीमन की एबिलिटी है, उसका यूज करो ना। जिस पर मारू कहता है मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, वो मेरी रेंज से काफी दूर है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिससे योशी हंसने लगता है, इसका मतलब तुम भी बेकार हो, और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी रेड पूछता है क्या ऑफिस में कोई है जो हमें बचा सकता है? यून कहती है टीम लीडर ट्रेनिंग पे गए और वो कल से पहले नहीं आएंगे। तभी योशी कहता है लेकिन अभी भी हमारे पास ऑफिसर किम है जो हमें आके बचा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे
ऑफिसर के माँ के खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख के वो सभी चौंक जाते हैं। आप यहाँ कब आ गए? वो तुम लोग बहुत देर से वापस नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं देखने आ गया। और वो सभी काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी पता नहीं चला वो यहाँ पे कब आ गए। जिसके बाद ऑफिसर किम भी उसे देखने लगते हैं, क्या आप इसका कुछ कर सकते हैं? लेकिन ऑफिसर किम कोई जवाब नहीं देते और सो जाते हैं। मारू कहता है ये क्या चल रहा है, क्या वो सो रहे हैं? यंग कहती है मुझे नहीं पता, ऑफिसर किम हमेशा ऑफिस पे ही काम करते हैं, इसलिए मुझे उनकी एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो सुन के रेड और मारू दोनों परेशान हो जाते हैं, आखिर ये किस तरह के लोग हैं? जो टीम है वो बचाने आई थी वो भी पूरी तरह बेकार है। तभी यंग कहती है सभी लोग सुनो, चलो मिलके कोई दूसरा रास्ता देखते हैं। रेड कहता मैंने पहले ही देख लिया है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या हम इसी तरह बैठे रहे और मरने का इंतजार करते रहें? अब केवल हम इंतजार ही कर सकते हैं जब तक टीम लीडर वापस ना आ जाए। इस पर कोई दिक्कत नहीं है, वो राक्षस हम पर हमला भी नहीं कर रहा और कल तक राक्षस के साथ ही फंसे रहे। तभी मारू कांग को नोटिस करता है जो कि बहुत शांत खड़ी होती है। योशी कहता पर क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? वो राक्षस बिल्कुल भी नहीं हिल रहा तो वो हमें कैसे मारेगा? पर तभी वो घर हिलने लगता है। कांग कहती आवाज बेडरूम से आ रही है और वो वहाँ जाने लगती है, जहाँ जाके वो कुछ देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ की दीवार पास आ रही होती है। जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्या घर छोटा हो रहा है? तभी रेड कहता मुझे आखिरकार समझ आ गया यहाँ पे क्या चल रहा है। वो राक्षस इस घर को गायब करना चाहता है केवल अपने कमरे को छोड़ के, और लास्ट में हम सभी यहाँ दब के मर जाएंगे और केवल वो राक्षस ही बचेगा। और हम उस राक्षस को देखते हैं जो कि अपनी बहुत सारी कॉपी बना रहा होता है। लगता है यदि हमने उस राक्षस का कुछ नहीं किया तो हम सभी यहाँ कुचल के मर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? जिसके बाद हम 4 साल पहले उसी घर का सीन देखते हैं, जहाँ एक ओल्ड लेडी और लड़का गार्डन में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर कांग आ जाती है और ये लोग ऑफिसर कांग की ग्रैंड माँ और भाई हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। वो लड़का ऑफिसर कांग से कहता है कितना अच्छा होगा यदि हम तीन इसी तरह एक साथ रहें, तो हर कॉलेज के ब्रेक में हमसे मिलने आओगी ना? ऑफिसर कांग कहती है हाँ मैं जरूर मिलने आऊंगी। तभी वो दीवार में एक ड्राइंग को नोटिस करती है। ये ड्राइंग क्या है? यदि तुम दीवार में इसी तरह ड्राइंग बनाओगे तो ग्रैंड माँ तुम्हें बहुत डांटेंगी। वो लड़का कहता है ग्रैंड माँ ने मुझसे कहा मैंने काफी अच्छा काम किया, ये हमारी एक हैप्पी फैमिली है। जिसके बाद हम रियल टाइम पे उसी ड्राइंग को देखते हैं जो कि उसी दीवार पे होती है जो कि पास आ रही होती है। तभी कांग ये देखकर अपने ब्लड से एक ब्लेड बना लेती है, उस दीवार को पास आने से रोकने लगती है। लेकिन वो दीवार नहीं रुकती, उल्टा ऑफिसर कांग की ब्लेड ही टूटने लगती है। जो देखकर वो अपनी ब्लेड की पावर बढ़ाने के लिए और खून निकालने लगती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। यून उसे ऐसा करने से मना कर दिया, ऐसा मत करो ये काफी खतरनाक है। पर ऑफिसर कांग नहीं रुकती। तभी मारू सही समय पर ऑफिसर कांग को रोक लेता है और वो रूम पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिसके बाद घर सिकुड़ना बंद हो जाता है, लेकिन कांग इससे बेहोश हो गई थी। मारू कहता है ऐसा लगता है उसने अपने ब्लड का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया इसीलिए वो बेहोश हो गई है, लेकिन वो इस तरह का काम कर ही क्यों रही थी? तभी यून कहती है असल में ये घर ऑफिसर कांग की ग्रैंड माँ का घर है। जो सुन के रेड हैरान हो जाता है। यहाँ पे एक राक्षस ने उनके छोटे भाई उनकी दादी को मार दिया था और ऑफिसर कांग इस पर बच पाई थी, तभी उन्हें उनकी पावर मिली थी। और ये सुनकर मारू को काफी बुरा लगता है। तभी उसी कहता है खैर भगवान का शुक्र है, मुझे लगा पूरा घर ही गायब होने वाला है, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, इससे पहले ये भी गायब होने लगे। यून उस जगह को देखते हैं जहाँ पे कांग का ब्लेड लगा होता है, जहाँ पे एक स्क्रैच आ गया था। क्या तुमने सुना है टपकता हुआ पानी पत्थर को भी खोखला कर देता है? जिसके बाद हम देखते हैं रात हो गई है और वो लोग उस जगह को खुरच के बाहर का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेड कहता मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ, इस तरह से तो हमें कई साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ सभी लोग ये काम करके थक गए होते हैं। तभी रेड मारू को चाकू देता है अब तुम्हारी बारी है। पर मारू की हालत पहले से ही काफी खराब थी, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मुझे भूख लगी और प्यास भी। पर तभी कांग उसे चाकू ले लेती है, मैं इसे करती हूँ, क्या तुम ठीक हो? थोड़ा और आराम कर लो। कांग कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दीवार को खोदने लगती है। तभी मारू कहता है मैंने सुना ये तुम्हारी दादी का घर है, मुझे काफी अजीब लग रहा था कि एक खाली घर इतना ज्यादा साफ है, पर आप अभी भी इस खाली घर की देखभाल क्यों करती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूँ। मारू कहता है इंतजार किसका? उस राक्षस का जिसने मेरे परिवार को मारा है, वो यहाँ पे वापस आएगा। मारू कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो वापस आएगा? कांग कहते हैं क्योंकि वो राक्षस दूसरों से बहुत ज्यादा अलग था, ऐसा लगता है वो इंसानों की तरह ही सोच सकता है और जरूर उसका कोई मकसद है। वो दूसरों की तरह केवल मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। 1 साल के अंदर वैसे भी राक्षस आने वाले हैं तो वो राक्षस भी जरूर आएगा। मारू कहता तो इसीलिए तुम लेवल 7 में होने के बाद भी गंगा आइलैंड की टीम पे हो। कांग कहती है क्या तुम निराश हो क्योंकि मुझे केवल उसी राक्षस की चिंता है जिसने मेरे परिवार को मारा है? मारू कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो खुद यहाँ केवल इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और यहाँ की सैलरी भी काफी अच्छी है। कांग कहती है तो फिर तुम्हें सिविल हेडक्वार्टर जाना चाहिए, वहाँ की सैलरी तो यहाँ से भी ज्यादा अच्छी है। जो सुन के मारू हैरान हो जाता है, इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उस दिन तुम्हें देखा था, मैं कुछ समय के लिए वहाँ पे आई थी। मारू कहता है लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि तुम तभी घर फिर से हिलने लगता है। ये सब क्या चल रहा है, क्या ये फिर से हो रहा है? और वो जगह भी कोलैप्स होने लगते तो वो लोग दूसरी जगह पे जाने लगते हैं। पर मारू को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि ऑफिसर कांग की बात पूरी नहीं हो पाई थी और उसे पता नहीं चल पाया कि आखिर वो क्या कहने वाली थी। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो लोग पूरी तरह थक जाते हैं और घर भी सिकुड़ना बंद हो गया था। अब हम केवल एक ही आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जो है टीम लीडर, लेकिन वो कब आएंगे? जिसके बाद हम ऑफिसर किम को देखते हैं जो कि अभी भी सो रहे होते हैं और उन सभी ने उनको अपने कपड़ों से ढक दिया होता है।
मारू कहता ऑफिसर किम ही है जो जब से सो रहे हैं और अभी तक नहीं उठे। हम लोग ही हैं जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो घर फिर से हिलने लगता है। रुको, हमें ऑफिसर किम को भी जगाना पड़ेगा और मारू उन्हें जगाने जाने लगता है, लेकिन उनकी हालत देख के वो डर जाता है और हम देखते हैं उन पर फंगस जैसा कुछ लगा होता है। ये सब क्या हो गया है? आपके चेहरे को क्या हुआ? ऑफिसर किम कहते हैं लगता है अब समय आ गया है। और तभी उस दरवाजे से डीमन निकल के भागता है जिसके ऊपर भी वही फंगस लगी होती है। और सभी लोग उससे पूछने लगते हैं आपने ये कैसे किया, आपके पास कौन सी एबिलिटी है? ऑफिसर किम कहते हैं कि उनके पास फंगस राक्षस एबिलिटी है और मैंने दरवाजे की दरार से उस राक्षस के पास फंगस को भेज दिया, लेकिन इस एबिलिटी को काम करने में काफी समय लगता है, इसलिए मैं अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं करता। जो सुन के वो सभी उनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया। रेड कहता है ये सब बात के लिए बचा के रखो, अभी उसे देखो। और हम उस राक्षस को देखते हैं। तभी उस डोर से और भी राक्षस निकलने लगते हैं। ये सब क्या चल रहा है? ये केवल एक राक्षस नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारे राक्षस है। तभी वो राक्षस उन पर अटैक कर देते हैं और मारू सोच रहा होता है कि वो सभी इतने सारे लेवल 7 के राक्षस से कैसे लड़ेंगे। हम उन राक्षस को देखते हैं जिनने उन पर अटैक कर दिया, उनके पीछे कुछ तो लगा है। तभी कांग कहती है ऑफिसर यूसी सभी टीम मेंबर्स को छिपा लो। और यूसी एक बैरियर बना लेता है जिस पर सभी लोग छिप जाते हैं। असल में इस बैरियर से बैरियर के बाहर के लोगों के लिए वो गायब हो गए हैं। यहाँ कांग अकेली उन राक्षस पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगती है, लेकिन तभी उसकी ब्लेड कम स्पेस होने के कारण दीवार पे फंस जाती है और उस पर एक राक्षस अटैक कर देता है। पर इससे पहले वो राक्षस कांग पर अटैक कर पाता, मारू वहाँ आ जाता जो उस राक्षस को ही काट लेता है और वो राक्षस खत्म हो जाता है। लेकिन तभी ऊपर की छत भी नीचे आने लगती है। हम बर्बाद होने वाले हैं, छत नीचे आ रही है और हम जल्दी कुचल जाएंगे। तभी मारू अपनी मिरर एबिलिटी का यूज करके उस डीमन की एबिलिटी को कॉपी कर लेता है और छत को नीचे आने से रोक लेता है। बहुत अच्छे, इसी तरह खड़े रहो। तभी वो राक्षस मारू पर ही अटैक कर देते हैं। मारू कहता अभी नहीं, अभी मैं हिल नहीं सकता। पर इससे पहले वो राक्षस मारू का कुछ कर पाता, रेड उसका सिर ही अलग कर देता है। हे लेवल 1 बैरियर के अंदर चले जाओ, तुम रास्ते में हो। तभी मारू रेड से संभलने के लिए कहता, पर इससे पहले रेड संभल पाता, उसे एक राक्षस काट लेता है और एक एक करके बहुत सारे राक्षस उसे पकड़ लेते हैं। पर तभी वो राक्षस खत्म होने लगते हैं जिन्हें एक बड़ी सी मकड़ी मार देती है जो उनकी मकड़ी थी और वो ही उसे कंट्रोल कर रही थी। ऑफिसर रेड हम यहाँ संभालते हैं, तुम जाके कैप्टन कांग की मदद करो, हान मारू को हम लोग बचा लेंगे। जिसके बाद रेड और कांग मिलकर उन डीमन को खत्म करने लगते हैं जिन्हें योशी और मारू देख रहे होते हैं। तभी वो एक दूसरे को नोटिस करते हैं। मारू हंसते हुए कहता वो काफी अच्छे से लड़ रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, हम बस डर से यहाँ छिपे हुए हैं। तभी यून अपनी पावर की हेल्प से देखती है कि और भी बहुत सारे डीमन वहाँ पे आ रहे हैं। अजीब बात है, वो राक्षस लगातार आते जा रहे हैं। मारू कहता है यदि ऐसा है, और वो वहाँ से जाने लगता है, मुझे अभी कमरे में जाने दो। और कांग और रेड सभी डीमन को खत्म करके उसके लिए एक रास्ता बना देते हैं और मारू उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर डीमन होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डीमन होते हैं और बीच में एक मैन डीमन होता है जिससे बहुत सारे धागे जैसी कोई चीज निकल रही होती है। तू कमीने, तो तू कमरे में बंद है और केवल अपने क्लोनों से लड़ रहा है। हम उस डीमन को देखते हैं जिससे लगातार बहुत सारे डीमन निकल रहे होते हैं। मारू कहता है यदि ऐसा कुछ है तो बस इस कमरे में रहो। और वो उसी डीमन की एबिलिटी का यूज करके वहाँ की छत उनके ऊपर गिरा देता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसे कांग और रेड उस कमरे से निकाल लेते हैं। और उसके अटैक के कारण वो छत उन डीमन के ऊपर गिर जाती है जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग मारू की तारीफ करने लगते हैं कि उसकी एबिलिटी तो काफी काम की है, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे मारू काफी खुश होने लगता है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ कांग अपने घर की हालत देख रही होती है और अपने पास की मेमोरीज को याद कर रही होती है, जिसे मारू देख लेता है कि कांग काफी ज्यादा उदास है। अब चूंकि ये राक्षस मर गया है तो मैं अपनी मिरर एबिलिटी का यूज नहीं कर सकता। यदि ऐसा है तो और वो उस डीमन को खाने लगता है, जो देखकर यूसी को काफी अजीब लगता है, जिससे उसके पास उस डीमन की एबिलिटी आ जाती है। घर में अभी भी काफी डस्ट है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो अपनी एबिलिटी का यूज करके उस घर को दोबारा सही करने लगता है और उसकी एबिलिटी देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो सच में अलग अलग एबिलिटी यूज कर सकता है। पर बाकी डस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी जिससे मारू एबिलिटी का यूज नहीं कर पाता, लेकिन वो तब भी कोशिश करता है, बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा। लेकिन कांग उसे रोक लेती है कि इतना बहुत है। उसके भाई की पेंटिंग उसे दोबारा दिखने लगी है। जिसके बाद हम गंगा आइलैंड के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पर टीम लीडर आ गए थे और वो उनके लिए गिफ्ट लेके आए होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। मैं इतनी परेशानियों का सामना करके इसे लेके आया हूँ पर यहाँ पे कोई भी नहीं है। आखिर वो सभी कहाँ गए? और वो एक डोर को खोलने लगता है, पर तभी उसे सीओएल हेडक्वार्टर से डायरेक्टर का कॉल आ जाता है। काफी समय हो गया डायरेक्टर, क्या बात है? डायरेक्टर जॉन कहते हैं मैंने हान मारू को यहाँ आने का ऑफर दिया था पर उसने मना कर दिया। क्या तुम्हें पता उसने ऐसा क्यों किया? टीम लीडर मुस्कुराता और हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि थक के सो रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद उसे यहाँ मजा आने लगा है।